धूपे एक छोटा और शांत गांव था जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गांव के चारों ओर हरियाली और गांव के दोनों ओर दो नदियां इसे और भी खूबसूरत बनाती थीं। बड़ी नदी का बहाव इतना तेज था कि लोग उसके पास जाने से डरते थे। वहीं दूसरी नदी, जिसे लोग छोटी नदी कहते थे, सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी से भरती थी। हर साल जब पहली बारिश होती तो ये नदी मछलियों से भर जाती। गांव के लोग इस नदी में मछली पकड़ने का मजा लेते थे, खासकर युवा। इस गांव में 5 दोस्त थे, बाला, किरण, योगेश, संदीप और गणेश। ये पांचों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। बारिश का मौसम आते ही उनके अंदर का रोमांच बढ़ जाता। इस साल भी जैसे ही पहली बारिश शुरू हुई, इन दोस्तों ने योजना बनाई कि रात के समय छोटी नदी पर जाकर मछलियां पकड़ी जाएं। शाम होते होते आसमान में घने बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। गांव के चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा, लेकिन पांचों दोस्तों के जोश में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपनी मछली पकड़ने की टोकरियां, टॉर्च और कुछ रस्सियां उठाईं और नदी की ओर चल दिए। रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन वाला हो चुका था। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था, लेकिन यह रोमांच उन्हें और उत्साहित कर रहा था। रात का समय होते ही गांव और भी सुनसान हो गया था। दूर दूर तक केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। छोटी नदी के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पानी का स्तर बढ़ चुका है और नदी मछलियों से भरी हुई थी। पांचों ने अपनी अपनी जगह तय कर ली और मछलियां पकड़ने में जुट गए। टॉर्च की रोशनी से पानी में चमचमाती मछलियां और भी साफ नजर आ रही थीं। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। बाला ने कुछ मछलियां पकड़ ली थीं, जबकि किरण और संदीप अपने जाल सही करने में लगे थे। योगेश और गणेश एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक गणेश को नदी के दूसरी तरफ कुछ अजीब सी हरकत नजर आई। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आया। गणेश ने इसे अपनी आंखों का भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। तभी किरण की आवाज आई कि उसका जाल फंस गया है। सभी दोस्त उसकी मदद के लिए भागे। जाल को निकालने की कोशिश करते करते उनका ध्यान अचानक एक अजीब सी आवाज पर गया। यह आवाज किसी महिला के रोने की तरह लग रही थी। सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। योगेश ने हंसते हुए कहा कि शायद यह हवा की आवाज है। बाकी दोस्त भी हंसी में बात को टालकर वापस मछलियां पकड़ने में लग गए। लेकिन कुछ ही देर बाद आवाज और तेज हो गई। इस बार यह रोने की आवाज के साथ साथ किसी के पैरों की आवाज भी थी। इस बार सभी के चेहरे पर हल्की चिंता झलकने लगी। बाला ने कहा कि शायद कोई और मछलियां पकड़ने आया होगा, लेकिन संदीप ने तुरंत कहा कि इस समय कौन आएगा, वो भी ऐसी जगह जहां रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आता। अचानक गणेश ने चिल्लाकर कहा कि उसने नदी के उस पार किसी को देखा है। सभी दोस्तों ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां उन्हें एक धुंधली परछाई नजर आई। यह परछाई एक महिला की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह महिला पानी के ऊपर से चल रही थी। उस महिला की चाल कुछ अजीब थी। वह कदम कदम पर झुकती और फिर सीधे खड़ी हो जाती। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, दोस्तों के मन में डर बढ़ता जा रहा था। सभी चुपचाप खड़े होकर उस ओर देख रहे थे। तभी उनकी नजर उस महिला के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। उस उल्टे पैर वाली महिला को देखकर इन पांचों की फट गई, बल्कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक ने तो पैंट में ही सुसु कर दिया। अब वह महिला तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ रही थी। दोस्तों ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ और अंधेरे की वजह से उनकी चाल धीमी हो गई। महिला का रोना अब चीखों में बदल चुका था। बाला ने सबसे चिल्लाकर कहा कि टॉर्च बंद करो और झाड़ियों में छिप जाओ। सभी ने ऐसा ही किया। वे एक झाड़ी के पीछे छिपकर महिला को देखने लगे। वह चारों तरफ घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। गणेश ने चारों से कहा कि यह औरत एक चुड़ैल है। वे 5 दोस्तों को अभी यकीन हो चुका था कि यह औरत चुड़ैल है। तभी अचानक वह झाड़ी के पास आकर रुक गई, जहां पांचों दोस्त छिपे हुए थे। उनकी सांसें थम गईं। महिला ने झाड़ी के पास खड़े होकर एक भयानक चीख मारी, जिससे दोस्तों के कान सुन्न हो गए। झाड़ी के पास खड़ी उस चुड़ैल की चीख से पांचों दोस्तों के शरीर कांप उठे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। झाड़ी में छिपे हुए बाला, किरण, योगेश, संदीप और गणेश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उनकी सांसों की आवाज भी बाहर न जाए। वह चुड़ैल उल्टे पैरों के साथ झाड़ी के चारों ओर घूमने लगी, जैसे वह उन्हें सूंघ कर ढूंढने की कोशिश कर रही हो। गणेश ने धीरे से बाला के कान में फुसफुसाया कि अब हमें यहां से भागना होगा, लेकिन बाला ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उस पल में सभी ने महसूस किया कि अगर उन्होंने कोई हलचल की तो वह चुड़ैल उन्हें पकड़ लेगी।
चुड़ैल ने कुछ देर झाड़ी के पास खड़े रहकर चारों तरफ देखा, फिर अचानक वह नदी की ओर लौटने लगी। उसकी उल्टे पैर चलने की चाल और सफेद साड़ी के लहराते पल्लू ने उस पल को और भी खौफनाक बना दिया। पांचों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उनकी परेशानी यह थी कि वे यहां से सुरक्षित वापस गांव कैसे लौटें। जब चुड़ैल थोड़ी दूर चली गई तो बाला ने धीरे से कहा कि अब हमें बिना आवाज किए जल्दी से यहां से निकलना होगा। सभी सहमत हो गए और सावधानी से झाड़ी से बाहर निकले, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वे धीरे धीरे नदी से दूर चलने लगे। रास्ते में सभी के कदम कांप रहे थे और उनके कान किसी भी हल्की आवाज पर चौकन्ने हो रहे थे। संदीप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनकी ओर देख रहा है। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि उसका डर उसे भ्रमित कर रहा है। कुछ ही देर बाद उन्होंने पीछे से फिर वही रोने की आवाज सुनी। इस बार वह आवाज और भी नजदीक लग रही थी। गणेश ने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। उसे भागते देख बाकी दोस्त भी उसकी ओर दौड़ पड़े। अब उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह गांव पहुंचना है। भागते भागते वे एक जगह पहुंचे जहां रास्ता दो भागों में बंट रहा था। एक रास्ता घने जंगल के बीच से जाता था और दूसरा नदी के किनारे से। बाला ने कहा कि हमें जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि नदी के पास रहना खतरनाक हो सकता है। सभी ने उसकी बात मान ली और जंगल के रास्ते पर चलने लगे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं और पत्तों की सरसराहट उनके डर को और बढ़ा रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अचानक योगेश को एक पेड़ के नीचे कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो देखा कि वहां एक पुराना ताबीज पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन किरण ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यहां पड़ी किसी भी चीज को छूना सही नहीं होगा, यह जगह पहले ही अजीब लग रही है। सभी ने वहां से तुरंत आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, पीछे से वही भयानक चीख फिर सुनाई दी। इस बार वह चुड़ैल जंगल के अंदर थी। उसने तेज कदमों से उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया। सभी दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। वे इस बात से अनजान थे कि रास्ता कहां जा रहा है। जंगल में अंधेरा और घना हो चुका था और पेड़ों की शाखाएं उनके शरीर को बार बार चीर रही थीं। भागते भागते किरण का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। बाकी दोस्त रुके, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल तेजी से किरण की ओर बढ़ रही है। गणेश ने हिम्मत दिखाते हुए एक मोटी शाखा उठाई और चुड़ैल के सामने खड़ा हो गया। उसने चुड़ैल को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चुड़ैल पर शाखा से वार किया, वह चुड़ैल गायब हो गई। सभी हैरानी और डर के मारे चिल्ला उठे, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। बाला ने किरण को उठाया और वे फिर से दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के पार से गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। यह देखकर उनकी जान में जान आई। गांव पहुंचते ही सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। गांव के कुछ बुजुर्ग उनकी हालत देखकर उनके पास आए और पूछा कि क्या हुआ। बाला ने सारी घटना विस्तार से बताई। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गहरी आवाज में कहा कि यह चुड़ैल इस गांव के पुराने श्राप से जुड़ी है। वह बारिश के पहले दिन नदी के पास आती है और वहां मछलियां पकड़ने वालों को अपना शिकार बनाती है। बाला ने डरते हुए पूछा कि क्या अब वह हमें फिर से ढूंढने आएगी। बुजुर्गों ने कहा कि अब वह चुड़ैल तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम्हारी आत्मा उसकी कैद में न हो जाए। यह सुनकर पांचों दोस्तों का डर और बढ़ गया। उन्होंने बुजुर्गों से पूछा कि इस श्राप से बचने का कोई उपाय है या नहीं। बुजुर्गों ने कहा कि उपाय है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। गांव के बुजुर्गों ने जब यह बताया कि चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसकी हड्डियां जलानी होंगी, तो बाला, किरण, योगेश, संदीप और गणेश के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। किरण ने कहा, लेकिन उसकी हड्डियां अभी तक मिट्टी बन गई होगी। एक बूढ़ा बोला, अगर सच में आत्मा ही थी तो इसका मतलब है कि चुड़ैल की हड्डियां सही सलामत है। सच में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मछली पकड़ने की रात इतनी खौफनाक साबित होगी। गांव के मुखिया, जो इस श्राप की कहानी को सबसे अच्छे से जानते थे, उन्होंने बताया कि यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि 100 साल पहले इसी गांव की एक महिला थी। उसका नाम रुक्मिणी था, जिसे उसके ही परिवार वालों ने धोखे से मारकर नदी किनारे दफना दिया था। तब से हर साल पहली बारिश की रात वह अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए शिकार की तलाश में निकलती थी। बाला ने कांपती आवाज में पूछा
कि हम इस श्राप से कैसे बच सकते हैं। मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा कि इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। चुड़ैल की हड्डियां नदी के किनारे एक बड़े काले पत्थर के पास दफन है। अगर तुम उन हड्डियों को जलाने में सफल हो जाते हो तो यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो वह आत्मा हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा करेगी। गणेश ने डरते हुए कहा कि क्या हम मना कर सकते हैं? इस पर मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा कि अब मना करने का कोई विकल्प नहीं है। तुमने उसे देख लिया है और वह भी तुम्हें पहचान चुकी है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह एक एक कर तुम सभी को मार डालेगी। और एक बात ध्यान में रखो, हड्डियों को रात में ही जलाना होगा, क्योंकि रात में ही आत्मा और उसके बचे हुए अवशेष का संपर्क रहता है। अगर हड्डियों को तुम दिन में जलाते हो, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। उल्टा यह आत्मा अपने अवशेष से मुक्त हो जाएगी और संभावना है कि यह चुड़ैल गांव में भी आ सकती है। यह सुनकर पांचों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, वे इस श्राप को खत्म करेंगे। अगली रात जब पूरा गांव सो चुका था, पांचों दोस्त टॉर्च, माचिस और पेट्रोल की एक छोटी बोतल लेकर नदी की ओर निकल पड़े। रास्ता डरावना और सुनसान था। हवा में अजीब सी नमी थी और हल्की ठंडक उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर देखा। रात का अंधकार और झींगुरों की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया था। उन्होंने मुखिया के बताए अनुसार उस बड़े काले पत्थर की तलाश शुरू कर दी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद किरण को नदी किनारे एक विशाल काला पत्थर दिखाई दिया। वह बाकी दोस्तों को बुलाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और बाकी दोस्तों को इशारा किया कि पत्थर मिल गया है। जैसे ही वे पत्थर के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। बाला ने हिम्मत करके पत्थर के आसपास खुदाई शुरू की। जमीन के अंदर से सड़ी गली हड्डियां धीरे धीरे बाहर आने लगीं। जैसे ही पहली हड्डी निकली, एक भयानक चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। पांचों दोस्त बुरी तरह घबरा गए, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। गणेश ने जल्दी से बाकी हड्डियों को निकालना शुरू किया। तभी उन्हें एक पुराना कंगन भी मिट्टी में दबा मिला। योगेश ने जब उसे छुआ तो उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। अचानक उसकी आंखें पलट गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। संदीप और किरण ने उसे पकड़कर हिलाया, लेकिन वह बड़बड़ाने लगा, तुम लोग बच नहीं सकते, वो आ रही है, वो आ रही है। तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और उनके सामने वही चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके उल्टे पैर जमीन पर घिसट रहे थे और उसकी चीखों से पेड़ तक कांप रहे थे। गणेश ने बिना समय गवाए पेट्रोल हड्डियों पर डाला और माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि माचिस जल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति आग को जलने नहीं दे रही थी। चुड़ैल अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने योगेश के बाल पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। गणेश ने घबराकर अपनी जेब से मां दुर्गा का एक छोटा सा लॉकेट निकाला और जोर से चिल्लाया, मां दुर्गा, हमारी रक्षा करो। तभी अचानक चुड़ैल एक भयानक चीख मारकर पीछे हट गई। योगेश नीचे गिर पड़ा, लेकिन अभी भी बेहोश था। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। संदीप ने तुरंत एक और माचिस निकाली और इस बार जैसे ही उसने तीली जलाई, आग जल उठी। बाला ने बिना देरी किए हड्डियों पर आग डाल दी। जैसे ही हड्डियां जलने लगीं, चुड़ैल ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसका शरीर तेजी से हवा में लहराने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी और उसके पैर कीचड़ में ढंसने लगे। उसकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती कांप रही हो। पांचों दोस्त सांस रोके यह भयानक दृश्य देख रहे थे। चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगी और फिर अचानक ही उसकी आत्मा भयंकर आग के गोले में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। कुछ देर तक वहां बस सन्नाटा रहा। न कोई हवा, न कोई आवाज, सब कुछ थम सा गया था। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो पांचों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। वे अब भी यह सब यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने सच में एक भूतनी को खत्म कर दिया था। योगेश को धीरे धीरे होश आ गया। उसने जब अपने आसपास का नजारा देखा तो समझ गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। किरण ने राहत की सांस ली और कहा, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब यह चुड़ैल किसी को नहीं सताएगी। सभी ने सिर हिलाया और वहां से गांव की ओर चल दिए।
जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा था। मुखिया ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है। अब यह गांव इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है। गांव वालों ने उनका सम्मान किया और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया।